जनगणना यानी पॉपुलेशन काउंटिंग या सेंसस क्या होता है? जनगणना देखिएगा, यदि हम उसका जनगणना का तात्पर्य समझें तो सीधा मतलब है कि किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी क्षेत्र में जनगणना का मतलब वहाँ का टोटल जो पॉपुलेशन है वहाँ का, उस पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जनगणना का महत्व क्या है, तो संपूर्ण समग्र विकास, जो संपूर्ण योजनाएं जो निर्धारित होती हैं, संपूर्ण विकासात्मक कार्य जो शुरू होते हैं या विकासात्मक कार्य योजनाएं बनाई जाती है, वो सब जनगणना के मानक के आधार पर, कि जो जनगणना में 0 से 6 बरस के बच्चों का है, 6 से 14 बरस के बच्चों का है, 15 से 35 के युवाओं का है, 35 प्लस की आबादी का है, 60 प्लस की आबादी का है, पुरुष, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, APL, BPL, ये सब का मायना है कि योजनाओं और विकासात्मक कार्यों को संचालित करने के लिए इन जनगणना के आंकड़ों का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले जनगणना के संदर्भ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं, कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में लिखा गया कि जब तक एक राजा के पास जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे तब तक उस राज्य का हित नहीं हो सकता है, उस राज्य में विकासात्मक कार्य नहीं हो सकते हैं, या उस राज्य में कोई योजना संचालित नहीं हो सकती है। यानी जनगणना का होना बहुत नितांत आवश्यक है। एक राजा को पता होना चाहिए, एक शासक वर्ग को, शासन करने वाले वर्ग को, सरकार को ये पता होना चाहिए कि मेरी यहाँ कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितनी साक्षरता, कितना लिंगानुपात, ये सारे डिटेल उसके पास होना चाहिए। और वास्तव में जनगणना का जो पूरा हम आंकड़े निकालते हैं उसमें साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व, ये तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र ने कहा। उसके बाद भारतीय इतिहास में बात करें तो मगध साम्राज्य में, यानी मौर्य साम्राज्य में, गुप्तकालीन शासन प्रबंध में, राजपूत काल में, दिल्ली सल्तनत में और मुगल काल में, यानी सीधा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद आईन अकबरी में, आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा, अकबर के समय में लिखी गई आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा। तो इस आईन अकबरी में भी जनगणना का आंकड़े यानी जनगणना का प्रबंध उल्लेख हुआ है, जनगणना के बारे में चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद सीधा 1872 में प्रश्न यहाँ से शुरू होगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के ज़माने में, जब लॉर्ड मेयो भारतीय गवर्नर जनरल था, उस ज़माने में पहली बार जनगणना कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार जनगणना कार्यक्रम तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। लेकिन 1881 में दशकीय जनगणना, ये प्रश्न भी आता है कि दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1881 में। तब लॉर्ड रिपन, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के ज़माने में दशकीय जनगणना हुई। तो 1872 से लेकर के और 1941 तक, यानी स्वतंत्र भारत 1941 तक, यानी गुलाम भारत में, अंग्रेजों के समय में 8 बार ये पूरा जनगणना कार्यक्रम हो चुका था। 8 बार अंग्रेजों के ज़माने में, और 1951 से लेकर के और 2011 तक, क्योंकि 21 में हो नहीं पाई, तो 2011 तक 7 बार जनगणना कार्यक्रम स्वतंत्र भारत में हुआ। तो 8, 7, 15, यानी कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं। 16वीं जनगणना भी पेंडिंग पड़ी हुई, हो नहीं पाया। 16वीं जनगणना का कार्यक्रम अभी शेड्यूल नहीं बन पाया है ना। अच्छा, अब रही बात कि जनगणना का आखिर जनगणना के दायित्व को कौन निर्वहन करता है? तो जनगणना के लिए जनगणना महारजिस्ट्रार होता है। जनगणना महारजिस्ट्रार, भारत का जनगणना महारजिस्ट्रार होता है। और इस जनगणना महारजिस्ट्रार ये रिटायर्ड आईएएस होता है। और उस जनगणना महारजिस्ट्रार की भूमिका में पूरे देश में सीधा यदि हम बात करें कि प्रत्येक राज्य में फिर जनगणना आयुक्त प्रत्येक राज्य में एक सचिव को, ये एक प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा जनगणना आयुक्त बना जाता है। और प्रत्येक जिले में मुख्य जनगणना आयुक्त या मुख्य जनगणना अधिकारी स्वयं जिले का जिलाधिकारी बन जाता है। और जिलाधिकारी के अधीन मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, ये सब के सब जनगणना के प्रखंड अधिकारी बन जाते हैं। और उसके अलावा जनगणना के प्रगणक और पर्यवेक्षक, ये शब्द हैं कि पहला जनगणना महारजिस्ट्रार, जनगणना आयुक्त राज्य, मुख्य जनगणना अधिकारी जिला, पर्यवेक्षक। जनगणना के पर्यवेक्षक कौन होता है कि इन मुख्य जनगणना अधिकारी है, डीएम के अधीन में सीडीओ, एडीएम, एसडीएम, उसके अधीन जो और क्षेत्र लेवल पर कम से कम 10-10, 15-15 प्रगणकों पर, प्रगणक कौन कौन है?
कि प्रगणक का मतलब सीधे गांव गांव तक, घर घर तक जाने वाले, जिन्होंने दो तरह का, एक तो मकान रजिस्टर तैयार करना है, मकान रजिस्टर, और एक ने परिवार, फिर बाद में परिवार रजिस्टर तैयार करना है। मकान रजिस्टर और परिवार रजिस्टर तैयार करने वाले जो घर घर तक जाते हैं, डूअर टू डूअर, उसको कहते हैं जनगणना प्रगणक। और उन जनगणना प्रगणकों पर 10 से 15 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर उनका, यानी वो भी एक, अब कौन कौन लेवल के होते हैं कि जनगणना प्रगणक सामान्य तो प्राइमरी के अध्यापक या ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मंत्री, पंचायत सेक्रेटरी, ये जनगणना प्रगणक होते हैं। और उसके ऊपर में जो जितने इंस्पेक्टर लेवल के, यानी जो इंस्पेक्टर लेवल का मतलब वह निरीक्षक, विभिन्न निरीक्षक, और वो विभिन्न निरीक्षक वन विभाग का निरीक्षक हो सकता है, उद्यान विभाग का निरीक्षक हो सकता है, या अन्य विभागों में जो निरीक्षक लेवल के पद हैं, सबऑर्डिनेट के पद हैं, वो लोग पर्यवेक्षक बन जाते हैं। वो लोग जैसे गन्ना निरीक्षक हो गया, परिवहन निरीक्षक हो गया, इनको निरीक्षक के रूप में दायित्व दिए जाते हैं। इन लोगों को निरीक्षक का दायित्व दिया जाता है। और ये निरीक्षक का दायित्व कि 2011 में जनगणना, 2011 में, पहले 2021 में जनगणना होना था, 2021 की जो जनगणना कार्यक्रम होना था, उसने सितंबर 2020 से प्रारंभ हो जाना था, बल्कि 2020 नहीं, सॉरी प्लीज़, उसने 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हो जाना था। अब 1 अप्रैल से लेकर के और 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक इसने केवल और केवल मकान रजिस्टर तैयार होने थे। 6 महीने में जनगणना के प्रगणकों द्वारा 6 माह तक मकान रजिस्टर तैयार करने थे। और उसके बाद 9 फरवरी से लेकर के और 28 या 29 फरवरी जो भी जाती है, उस फरवरी तक, यानी 2021 की, यहाँ तक लास्ट में परिवार रजिस्टर तैयार होने थे। और तब 31 मार्च 2021 को जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित होने थे। ये शेड्यूल बनता है कि जैसे अब वहाँ कहाँ से शुरू होगा कि देश का मुख्य पहला जो प्रथम नागरिक है जनगणना में, वो देश का राष्ट्रपति है। तो देश के राष्ट्रपति भवन में यहीं पर कार्यक्रम प्रारंभ होना था कि राष्ट्रपति भवन में पहला राष्ट्रपति का ही, कि शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 को होना था। तो 1 अप्रैल जैसे 1 अप्रैल 2010 को हुआ होगा, तो 1 अप्रैल 2010 को उसमें प्रतिभा पाटिल जी थे, देश के राष्ट्रपति। तो प्रथम नागरिक की जनगणना करते हुए राष्ट्रपति भवन में ये परिवार महारजिस्ट्रार जनगणना, उसमें सी चंद्रमौली था। सी चंद्रमौली जनगणना रजिस्ट्रार थे। उनके द्वारा देश का गृह सचिव, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन प्रश्न आता है कि जनगणना कार्यक्रम किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो जनगणना महारजिस्ट्रार, गृह सचिव और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। और उसके बाद 6 महीने तक मकान रजिस्टर, और इस मकान रजिस्टर में 35 क्वेश्चन होंगे, आपके मकान की पूरी जानकारी, मकान पक्का है, पक्की ईंट का है, कच्चा है, कैसा, कितने आवासीय मकान है, आपने ज़मीन पैतृक है या आपने खरीदी है, ये सारा डिटेल, मकान में क्या क्या है, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब 35 क्वेश्चन होंगे। और तब बनता है परिवार रजिस्टर, जो लास्ट में 9 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक के बीच का वो बनता है। और उस परिवार रजिस्टर में लगभग 29 विषयों पर आपकी पूरी जानकारी अपडेट की जाती है, पूरा अपडेट किया जाता है आपको। ठीक है कि मैंने आपके कितने, जैसे परिवार के मुखिया के पास गए, उससे पूरी जानकारी, आपके कितने पुत्र, कितनी पुत्रियां, ये सारी जानकारी, आपके पुत्र क्या करते हैं, घर से कितनी दूरी पे जॉब करने जाते हैं, सारा डिटेल मांगा जाता है, पूरा सिचुएशन। तो 29 विषय पर परिवार रजिस्टर और 35 विषय पर मकान रजिस्टर तैयार होता है। ये जनगणना का कार्यक्रम इस तरह से लॉन्च किया जाता है। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करना, यही हमारी ज़रूरत, यही है हमारी, है ना। हमें चाहेंगे कि आज और कल जनगणना से संबंध में भी पूरी जानकारी होगी, और प्लस उसके अलावा हमारे पास जो बच गया अर्थव्यवस्था के और महत्वपूर्ण पहलू कल तक, तो आज और कल हम इसको निपटाएं, और परसों हम साइंस शुरू कर देते हैं। 10 तारीख को हम विज्ञान शुरू कर देंगे। चलिए सर, जनगणना के महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास में जनगणना सबसे पहले किस पुस्तक में प्राप्त हुई है। ये जनगणना, भारतीय इतिहास में सबसे पहले जनगणना के बारे में, प्लीज, जनगणना के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख हुआ है, जनगणना के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख हुआ है। तो आंसर में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन हो सकता, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जनगणना किस शासक के समय में हुई। मुगल काल में जनगणना किस शासक के समय में हुई। तो आंसर में अकबर के समय में, और जिसका उल्लेख आईन अकबरी में है,
अकबर के समय में और जिसका उल्लेख आईने अकबरी में है, आईने अकबरी में है, आईने अकबरी में है। ठीक है सर। अब एक सवाल और जो इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जनगणना का उल्लेख कहाँ पे है? जो भारतीय संविधान है साहब, तो भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में शेड्यूल्ड 7 और आर्टिकल 246 में, अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में, अनुसूची 7 में, शेड्यूल्ड 7 में जनगणना का विधान है, जनगणना का प्रोसेस है। और यह जनगणना संघ सूची का विषय है। ये भारत सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है, राज्य सूची का भी नहीं है, समवर्ती सूची का भी नहीं है, बल्कि संघ सूची का विषय है। और जनगणना भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है, जनगणना विभाग है ना, लिखी भाषा कि भारतीय संविधान में जनगणना का प्रावधान, भारतीय संविधान में जनगणना का प्रावधान आंसर में लिखेगा अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 शेड्यूल्ड 7, अनुसूची 7 में संघ सूची का विषय, अनुसूची 7 में संघ सूची का विषय, वही जैसे रेल कहेंगे हम, विदेश कहेंगे, दूर संचार कहेंगे, है ना, डाक कहेंगे, जनगणना कहेंगे, ये संघ सूची के विषय हैं, केंद्रीय विषय हैं। बैंक हो गया, ये सब केंद्रीय सूची के विषय हैं, संघ सूची का विषय है। ओके सर। तथा अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख और यह भारतीय गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना प्रभाग है या जनगणना उप विभाग है। भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना उप विभाग है, जनगणना उप विभाग है। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा, क्योंकि 2011 की जनगणना ऑथराइज्ड है। अब मैंने हम तो आंकलन करते हैं कि हमारे पास 125 करोड़ हो गया होगा, 135 करोड़ हो गया, वो बात अलग है। लेकिन प्रॉपरली जो 2011 की जनगणना थी उसमें 1 अरब 21 करोड़ 121 करोड़ ही जनगणना है प्रॉपरली, जो ऑथराइज्ड है सब, ये जनगणना प्रॉपर हुई है। अब उसमें ये कहा जाएगा कि विश्व की जनगणना का कितना परसेंट भाग है, तो 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनगणना है, जो ऑथेंटिकल है। मैंने कहने को आज ये कह रहे हैं कि आप 135 करोड़ हो गया, 140 करोड़ हो गया, वो बात प्रॉपरली वो एक आंकड़ा, वो है अनुमान। लेकिन प्रॉपरली जो 121 करोड़ का है वो 2011 की, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं, तो 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि जनगणना के सवाल 2011 की ही होंगे सब, ये किस तो हो ही नहीं सकता है, कहाँ हुए नहीं। लिखिए कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या तो टोटल थी साहब 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत में पहली बार जनगणना कार्यक्रम तो 1872 में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। एक तो ये, दूसरे में भारत में दशकीय जनगणना, भारत में दशकीय जनगणना, भारत में दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना तो आंसर में लिखेगा, दशकीय जनगणना आंसर में लिखेगा 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 और लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 लॉर्ड रिपन। अब अगला सवाल कि स्वतंत्र भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है? स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणनाएं हुई? स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है? तो आंसर में 8 + 7, 8 स्वतंत्र में हुई है और 7 स्वतंत्र में हुई, तो 15, 8 + 7 15। ठीक है सर। अब अगला सवाल महत्वपूर्ण है, 8 परतंत्र में ना और 7 स्वतंत्र में है ना सर। अब आता है कि भारत में 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या था?
भारत में 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, ठीक है सर। अब जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर की परिधि में कुल कितनी आबादी निवास कर रही है। तो 382 था उस समय, 382 पर वर्ग किलोमीटर का जन घनत्व था, लेकिन आंसर में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 382 जनसंख्या होता है 1 किलोमीटर में कितनी? एक वर्ग किलोमीटर के, है ना, एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास कर रहे हैं, और एवरेज में 382। और फिर अगला सवाल था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व था, ये 2011 के अनुसार, है ना। तो ध्यान दीजिए साहब, 2 राज्य हमें याद करने आ सकते हैं सवाल। तो एक तो जो सबसे ज़्यादा था 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार का जन घनत्व सर्वाधिक था, और केवल 17 एक वर्ग किलोमीटर 17 लोग रह रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक जन घनत्व बिहार का 1106, और सबसे कम जन घनत्व 17 अरुणाचल प्रदेश का। ओके, अगला सवाल ये था कि 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या थी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 17.64% ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, दर थी 17.64%। हो गया साहब। अगला सवाल है, 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो पुरुषों की संख्या 62.32 करोड़, पुरुषों की संख्या है 62.32 करोड़, 62.32 करोड़, और महिलाओं की संख्या 58.75 करोड़, महिलाओं की 58.75, 62.32 था पुरुषों का और 58.75 था महिलाओं का, ठीक है सर। अब अगला सवाल ये था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 लिखिए। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है सर। तो सबसे ज़्यादा यूपी में 19 करोड़ 98 लाख उस समय साहब। आज चाहे वहाँ 25 करोड़ हो गया हो, लेकिन उस समय 19 करोड़ 98 लाख इतना था। और जबकि सबसे कम जनसंख्या वहाँ के सिक्किम राज्य का, तो वहाँ सिक्किम राज्य में 6,10,000 मात्र, 6,10,000 सिक्किम का। ओके, अगला सवाल आ सकता है कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना में, हाँ, तो उस समय दिल्ली 1 करोड़ 6 लाख इतनी जनसंख्या थी दिल्ली की, 1 करोड़ 6 लाख, ठीक है सर। अगला सवाल है कि भारत की 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, और वो था गोवा। 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर, 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर तो 82.14%, पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%, 82.14%, ठीक है सर। अगला सवाल था भारत की कुल साक्षरता दर 2011, कुल साक्षरता दर 2011 तो 74%, कुल साक्षरता दर 74% थी। और यदि महिला साक्षरता पूछता है सब, महिला साक्षरता तो 65%, महिला साक्षरता 65%।
अब यदि ये पूछ ले कि देश में सबसे ज़्यादा किस राज्य की साक्षरता दर थी, तो केरला की लिखी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरला, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरला, और वहाँ पर थी 94%, 94% था। हाँ, और उसमें भी 96 वहाँ पुरुष साक्षरता थी और 92 महिला साक्षरता थी, लेकिन एवरेज में 94। अगला सवाल लिखिएगा सर। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो बिहार 61%, 2011 61%। अगला सवाल था भारत में कुल लिंगानुपात 2011, भारत में कुल लिंगानुपात 2011, कुल लिंगानुपात 2011। तो आंसर में 1000 महिलाओं पर, नहीं सॉरी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात में सबसे केरल ही है। हाँ, 1000 महिलाओं पर 1084 पुरुष। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और वो था 1000 पुरुषों पर 878 महिलाएं। अब अगले लिखिएगा कि 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात था साहब, वो मात्र 1000 बालिकाओं पर 919, नहीं 1000 बच्चों पर, बालकों पर 919 बालिकाएं, 919 बालिकाएं। अच्छा, अगला सवाल लिखिएगा, ये लिखिएगा कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति समुदाय, सबसे अधिक जनजाति वाला आबादी समुदाय, सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति समूह है ना, सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति समूह तो भील, भील जनजाति सब, हाँ भील जनजाति, भील सबसे अधिक भील जनजाति, और वह है 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 26 लाख उनकी संख्या है भील की। भील लिखो, भील जनजाति, भील ना, भील। और नंबर 2 में गोंड, गोंड जनजाति, भील राजस्थान में, और गोंड जनजाति नंबर 2 पर 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख की जनजाति है। अब ये लिखिएगा साहब कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, हेडिंग लिखिएगा भारत की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ लिखिए। नंबर 1 पर संथाल, संथाल जनजाति, संथाल, संथाल जनजाति, संथाल। यहाँ बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगले में मीणा जनजाति, मीणा, मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। अगला बोडो जनजाति, बोडो आसाम में पाई जाती है, बोडो जनजाति, बोडो जनजाति, हाँ बोडो, बोडोलैंड, बोडो जनजाति आसाम में पाई जाती है। अगला है गारो जनजाति, गारो जनजाति, ये मेघालय में, मेघालय में सब है ना। अच्छा, टोडा जनजाति, टोडा, टोडा जनजाति, टोडा, नीलगिरी तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला में राजी जनजाति, राजी उत्तराखंड में, राजी जनजाति उत्तराखंड में, राजी इस तरफ बन रावत, राजी वही था जो नहीं था, गगन सिंह रजवार, पिथौरागढ़ साइड में है ना।
अच्छा अगला लिखिएगा संथाल, मुंडा, मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति ये झारखंड। अगला है कोल जनजाति, कोल, कोल, कोल जनजाति ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कोल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। अगला है चारण जनजाति, चारण, चारण जनजाति गुजरात में पाई जाती है। चारण जनजाति गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। अच्छा अगला गाडिया, गाडिया जनजाति, गाडिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है सर। और अगला लेपचा, लेपचा जनजाति, लेपचा सिक्किम, सिक्किम में पाई जाती है लेपचा है। और भोग जनजाति, भोग, भोग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, त्रिपुरा में, भोग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। कुकी जनजाति, कुकी, कुकी जनजाति नागालैंड की है, कुकी जनजाति बल्कि नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है ना, नागालैंड और मणिपुर में है ना सब। अच्छा ये तो गया। अभी एक सवाल आता है कि भारत का हिमालय क्षेत्र में, भारत के हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है या कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है? लिखिए। भारत के हिमालय क्षेत्र में कौन सी मानवीय प्रजाति पाई जाती है? तो मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है साहब, मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है, मंगोलाइड ये लिखा है मैंने, मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है हिमालय, है ना।